अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप सबको आवाज जो है वो क्लियर आ रही होगी। अच्छा, पहले कुछ जनरल क्वेश्चन, छोटी मोटी कंफ्यूजन्स वो पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ओवरऑल जिस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा मेथड ऑफ टीचिंग होगा उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताएं, अच्छा बाय द वे आपकी क्लास अभी रिकॉर्ड भी साथ साथ हो रही है, ठीक है? सो आपकी डेली की क्लास जो है वो रिकॉर्ड होगी और मैं गूगल ड्राइव पे उसको आपके साथ शेयर भी किया करूंगी। ठीक है। सो आज हम पूरा अपना मेथड ऑफ टीचिंग थोड़ा सा देखेंगे। पहले मुझे ये बताएं कि इज द साउंड इज क्लियर? जी। फेहा, हाजरा, नादिया एंड शुएब। और आप लोग, इट्स अ रिक्वेस्ट और रिकमेंडेशन एज वेल कि आप लोग प्लीज अपने नाम से लॉगिन करना है। अगर आप पेरेंट्स के जूम अकाउंट से लॉगिन है तो आपने अपने नाम से उसको कन्वर्ट करना है। आ जाए, खुला हुआ है दरवाजा, आ जाओ आ जाओ। बंद करो। चेयर लो, इधर बैठ जाओ। फिर बाद में बात करेंगे, ठीक है? चेयर लेके बैठ जाओ। बैठ जाओ। अच्छा, ठीक है। सो आप लोगों में से जो भी जूम से लॉगिन करेगा, आपने अपने नाम से लॉगिन करनी है, पेरेंट्स के नाम से लॉगिन नहीं करनी है। अच्छा, अब सबसे पहले एक छोटी सी कंफ्यूजन आपकी दूर कर दूं। आप जितने भी बच्चे अभी सुन रहे हो या जो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेंगे उनके लिए भी, आप सामने दो सिलेबस देख रहे होंगे और आप देख रहे होंगे ये दोनों आपके लेटेस्ट सिलेबस हैं। फिलहाल हम 2025 की बात करते हैं। ये आपके कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है दैट इज फॉर ओ लेवल्स। ओ लेवल्स का कोड है 2210 एंड देन IGCSE 0478। तो लेट मी क्लियर। और अगर कोई और स्टूडेंट आपसे पूछे तो आप 100% क्लियर होने चाहिए कि कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है फॉर ओ लेवल्स एंड IGCSE, इट्स 100% सेम। आपका बिल्कुल डिट्टो कॉपी सेम सिलेबस है, सेम पेपर होता है और सेम इसकी मार्किंग स्कीम है और सेम डे सेम टाइमिंग के ऊपर आपका पेपर होता है। तो आप अगर फाइनल में आगे जाके आप अगर IGCSE से अप्लाई होगे या आप ओ लेवल से अप्लाई करोगे तो आपका सिलेबस 100% सेम है। सेम पेपर होता है, सेम मार्किंग स्कीम है और सेम डे के ऊपर आपका पेपर होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के सिलेबस में आपके बाकी जो सिलेबस है ना, जैसे फिजिक्स है, मैथ है, वो डिफरेंट होते हैं। केमिस्ट्री भी डिफरेंट है थोड़ा सा। बट कंप्यूटर साइंस जो है वो 100% सेम है। सिर्फ फर्क ये आता है, अगर मैं आपको सिंपल सा डिफरेंस अगर बताऊं तो जो सिंपल सा डिफरेंस है वो ये है कि आपका जो ओ लेवल्स है, इसका जब वो ग्रेड्स बनते हैं ना, ग्रेड बाउंड्री, तो ए स्टार से लेके आप ई तक जाते हैं। ए स्टार, A B C D और ई तक जाते हैं, उसके बाद आप फेल होते हैं अनग्रेडेड। जो आपका IGCSE का सिलेबस होता है ना, इसमें आप ए स्टार, A B C D E के बाद एक और ग्रेड होता है F, उसको भी वो पासिंग कंसिडर करते हैं। उसके बाद आप ई पे जाते हैं। तो मतलब ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। ए स्टार का थ्रेशोल्ड सेम है, ए का, B C D थ्रेशोल्ड भी बिल्कुल सेम होते हैं, 0.1% डिफरेंस भी नहीं होता। इज इट क्लियर? जो बच्चे असल में बैकग्राउंड साउंड, उसकी वजह से मैं आप लोगों के साउंड जो है वो म्यूट कर देती हूँ। तो आप मुझे मैसेज में बता दो प्लीज। मैं साथ में मैसेज ओपन किए हैं मैं। तो आप मुझे मैसेज में बता दो, इज इट क्लियर? अगर कोई और भी आपसे पूछे तो आप 100% क्लियर हैं? कि कोई स्टूडेंट, अगर आपसे कोई फ्रेंड, आपका कोलीग पूछे तो आप बता सकते हो कि ओ लेवल्स और ए लेवल्स बिल्कुल सेम है। इधर आप दोनों, आपका नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? मोहम्मद बिन असद। मोहम्मद, क्लियर? समझ आ गई बात, राहिल? ठीक है। IGCSE से दो, ओ लेवल से दो, 0% डिफरेंस है। ठीक है। तो अभी आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि हम IGCSE का सिलेबस पढ़ रहे हैं या ओ लेवल्स का। हाँ, जब आगे जाओगे दिसंबर में तो जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनको अगर हेल्प चाहिए होगी जब वो एडमिशन भेजते हैं तो मैं उसमें भी आप लोगों की हेल्प कर दूंगी। सो फिलहाल के लिए सबसे पहले हमारी जो कंफ्यूजन, ठीक है मोमिना, बट इट इज रिकमेंडेड कि आप अपने नाम से करो। मरियम से पूछ लो आप, आराम से चेंज हो जाता है। आप मरियम से पूछ लो मोमिना। अच्छा, सबसे पहले ये चीज हो गई। अब अगली चीज कि आपके जो टीचर हैं वो आपको कैसे पढ़ाएंगे, हम किस पैटर्न को फॉलो करेंगे और हम कैसे पढ़ेंगे। सो वो चीजें भी हैं। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैंने कुछ चीजें निकाली हुई है, मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि ओवरऑल देखो, या बल्कि वो करने से पहले अभी मैं कोई भी सिलेबस खोलूँ, सिलेबस सेम है, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ आपको।
ये मैंने आपका एक सिलेबस खोला है, और ये हम दूसरा आईजीसीएसई का खोल लेते हैं। ये हमारा ओ लेवल्स है, ये ओ लेवल्स है, और दूसरा जो है ना वो हमारा आईजीसीएसई है। तो आप एक नजर देख लो, फिर मैं किसी एक को फॉलो करूंगी, ठीक है? आप एक दफा देख लो खाली। आप ये देख रहे हो, बिल्कुल पैटर्न, बिल्कुल वर्डिंग, ये वो, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, बिल्कुल सेम है, कोई इशू नहीं है। सो मैं अभी फिलहाल किसी एक पे जा रही हूँ। ये ऊपर डिफरेंस मैंने लिखा हुआ है आप लोगों का, कि इसमें आपका ग्रेड ए स्टार से ई तक जाता है, इसमें ए स्टार से एफ तक। लेकिन फिलहाल अल्लाह का शुक्र है, मेरा कोई भी स्टूडेंट इवन डी ई पे भी नहीं जाता। तो इंशाल्लाह हम ए और ए स्टार पे रहेंगे, अगर आप मेरे हिसाब से पढ़ोगे तो। ठीक है, तो डी ई तो बहुत दूर की बात है, तो इंशाल्लाह उतने बुरे हालात नहीं होंगे इंशाल्लाह। सो अभी हम एक चीज और देख लेते हैं। बल्कि आप कैम्ब्रिज ने एफ के बाद इसमें जी भी काट दिया है, वो भी आपके एलिजिबल ग्रेड्स में ही आ जाते हो। अब तो जी वाले भी पास है, मतलब अगर कोई 8 to 10 मार्क्स भी आगे तो पास हो आप लोग एनीवेज। अब ये देखो सामने, ये दो पेपर आप लोगों ने देने हैं, दो पेपर्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए, ये देख लो, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। सबसे पहली चीज, आपके किसी पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। पहली चीज ये याद रखनी है आज के दिन के लिए। दूसरा, आपके 75 मार्क्स का पेपर होता है, और सेम वेटेज है। मतलब जब आप पेपर दोगे तो आधे नंबर इसमें से उठाएगा और आधे इसमें से उठा के आपको 50-50% वेटेज पे आपका ग्रेड बनता है। तो थ्रेशोल्ड जब बनता है तो दोनों की जो परसेंटेज है वो सेम है। टाइमिंग थोड़ा फर्क है, एक 1 आवर 45 का है, एक वन नहीं, बल्कि टाइमिंग भी सेम है। दोनों 1 आवर जो 45 मिनट्स के आपके पेपर है, P1 भी और P2 भी, दोनों पेपर्स। अब वो कोशिश कर रहे हैं, वो हो सकता है कि आगे जाके पेपर टू आपका 2 आवर्स का हो जाए, लेकिन फिलहाल के लिए इट्स 1 आवर 45 मिनट्स। अगर मैं आपको सिंपल सा डिफरेंस बताऊं, सिंपल सा, तो ये जो पेपर वन होता है इट्स अ थ्योरेटिकल पेपर, ये थ्योरी बेस्ड पेपर होता है जो आपका पेपर वन होता है। और जो पेपर टू होता है, ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर है। पेपर टू में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूड नहीं है। अगर आप में से किसी बच्चे ने नाम सुना हो पाइथन का, या VB.NET का, जावा का, कोई इस तरह की कोई लैंग्वेज के अगर नाम सुने में हो, तो इट्स फॉर दो स्टूडेंट्स कि आपके पेपर टू में ओ लेवल्स में कोडिंग नहीं है। बट कोडिंग शुरू करने से पहले, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करने से पहले जो कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होते हैं, बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको जो कॉन्सेप्ट चाहिए होता है वो कॉन्सेप्ट आपके पेपर टू में है। तो मैं अभी डिटेल नहीं पढ़ाऊंगी, जब हम वो करेंगे तो हम आपको मतलब आइडिया हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए याद रख लो कि कोई एग्जैक्ट कोडिंग, कोई एग्जैक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके सिलेबस में नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को शुरू करने से पहले जो कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होते हैं वो आपके सिलेबस में है। ठीक हो गया? क्लियर? आगे समझ? तो कोडिंग वाली चीज निकाल दो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके सिलेबस में नहीं है। अब क्योंकि आप में से मोस्टली बच्चे इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडी का पेपर दे के आए होते हैं, और उसमें आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस याद करते हैं, तो अगली जो चीज आपको समझ आनी चाहिए वो ये है कि आपके दोनों पेपर्स जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बेस्ड होते हैं। सो आपको कोई बहुत ज्यादा बड़े बड़े आंसर्स याद करने की जरूरत नहीं होती। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के साथ एक यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। स्ट्रक्चर क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि इट्स अ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। जो आपका स्ट्रक्चर क्वेश्चन होता है ना, इसका मतलब होता है कोई एक सिचुएशन दी होती है, उस सिचुएशन के ऊपर आपको अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को उस सिचुएशन के साथ लिंक करना होता है। सो मैंने आपको दो तीन चीजें बताई हैं, दो तीन पॉइंट्स बताए हैं जो आपको याद होने चाहिए। एक, हमारे पेपर में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। हमारा जो पेपर टू है उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को शुरू करने से पहले जो कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं वो हैं, और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। दूसरी बात, हमारे दोनों पेपर्स में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। द थर्ड थिंग, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, बहुत बड़े बड़े रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये ओवरऑल मैंने आपको व्यू दे दिया कि हम, हमारा पेपर सिलेबस किस तरह का है। ये एक थोड़ा सा हमारा व्यू हो गया। अब आ जाते हैं, कुछ चीजें आपको थोड़ी बेसिक्स आइडिया हो गया ना। अब हम आते हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे। अच्छा, मैं किसी बुक को फॉलो नहीं करती,
मैं किसी एक बुक से नहीं पढ़ाती, क्योंकि आपकी कैम्ब्रिज की रिक्वायरमेंट होती है, आपका पेपर किसी भी बुक से नहीं बनता, आपका कोई भी पेपर किसी कोर्स बुक से नहीं बनता, आपका पेपर बनता है सिलेबस से। ये सिलेबस है हमारा, जैसे ये एक टॉपिक है नंबर सिस्टम, ये हमारा सिलेबस है। तो जब मैं आपको अपना जब हम ये टॉपिक खत्म किया करेंगे, तो मैं आपको ये सिलेबस दिखाया करूंगी कि आप चेक कर लें क्या इस सिलेबस की हर चीज हमने कंप्लीट कर ली है या नहीं। मैं कोशिश करूंगी कि हमारे सिलेबस में से कोई 0.1% टॉपिक भी नहीं रहना चाहिए। हम अपना सिलेबस 100% कंप्लीट करेंगे, कोई एक पॉइंट भी नहीं छोड़ेंगे। तो पेपर आपका इस सिलेबस में से बनता है, पेपर आपका ये सिलेबस खुला होता है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका पेपर कोर्स बुक से नहीं बनता। मैंने ये किया हुआ है कि कैम्ब्रिज इस सिलेबस को कवर करने के लिए, जो कैम्ब्रिज है वो टीचर्स को दो तीन चीजें प्रोवाइड करती है टू कवर दिस सिलेबस। और वो चीजें कौन कौन सी होती हैं? हमारे पास दो तीन चीजें होती हैं जिनसे हम आपका कोर्स कवर कराते हैं, और वो चीजें होती हैं, उसमें एक चीज नो डाउट हेल्प होती है। एक वो आपको कोर्स बुक देते हैं कैम्ब्रिज, उससे हेल्प होती है। फिर उसके बाद कुछ रिकमेंडेड वेबसाइट्स होती हैं कैम्ब्रिज की, जो वो टीचर्स को बताते हैं, वहां से हेल्प होती है। फिर उसके बाद जो आपके पास पेपर्स होते हैं, उसकी जो मार्किंग स्कीम होती है, आपको उससे हेल्प होती है। ये तीन चीजें होती हैं जिससे आप अपने पेपर की तैयारी करते हैं। तो हमारे जो रिसोर्स पैक हैं, जो मैंने अपने रिसोर्स पैक बनाया है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री। आपके कोर्स बुक की जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो पूरी की पूरी आपके नोट्स में है। उसके अलावा जो कैम्ब्रिज ने कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जो कैम्ब्रिज ने कुछ हमें रिकमेंडेड वेबसाइट्स दी होती हैं, तो जो चीजें मैंने वहां से उठाई हैं वो भी उसमें शामिल है। और जो आपके पास पेपर की मार्किंग स्कीम होती है, अगर उसका आंसर बहुत अच्छा है, तो मैंने इवन मार्किंग स्कीम के पॉइंट्स भी आपके आंसर्स में ऐड किए हैं। ठीक हो गया? अब आपको मैं अपने नोट्स दिखाती हूँ, हम पढ़ेंगे कैसे। ये जैसे एक टॉपिक है आपके पास नंबर सिस्टम का, ये जो आपका सबसे पहला टॉपिक है, आप देख रहे हो नंबर सिस्टम का टॉपिक है, ये आपका टॉपिक है नंबर सिस्टम। अच्छा, बाय द वे, आपका जो मैं रिसोर्स पैक बनाया है उस पे मैं, मेरा ख्याल है मैं आपके जो सिलेबस है वो मैं साथ अटैच कर दूंगी। अगर अटैच ना किया तो ये जो सिलेबस है ये मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगी, तो आपको जब दिल करे आप इसको खोल के देख सकते हैं, ये मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है? अब हमारा टॉपिक है जैसे नंबर सिस्टम, पहले हमारे नोट्स होंगे। एक और चीज, मेरे नोट्स बिल्कुल टू द पॉइंट नहीं होते। मेरे जो नोट्स होते हैं वो डिटेल्ड नोट्स होते हैं। अगर एक नंबर की भी डेफिनेशन है तो मेरे नोट्स जो हैं वो डिटेल्ड होंगे। उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो मैं नॉर्मली हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है? थोड़े बोल्ड कर देती हूँ। अच्छा, उसके अलावा डिटेल्ड नोट्स क्यों होते हैं उसकी रीजन है। डिटेल नोट्स की रीजन ये होती है, याद रखिएगा, कैम्ब्रिज बार बार टीचर्स को गाइड करती है कि जो एशिया का बच्चा है, उसमें इंडियंस भी आ जाते हैं, पाकिस्तानी भी आ जाते हैं, कि जो एशियन स्टूडेंट्स हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, वो जो एक सेंटर के बच्चे होते हैं, उन सबके आंसर्स बिल्कुल सेम होते हैं, एक जैसे। जैसे अगर आप लोग सारे प्राइवेट कैंडिडेट्स हो और आप लोगों का सेंटर एक ही बनता है, तो जब आपके पेपर्स जाएंगे तो वो देख के बता देते हैं कि सारे बच्चे किसी एक ही टीचर से पढ़े हैं, क्योंकि उनके सबके आंसर डिट्टो कॉपी होते हैं। तो ये चीज आपके कैम्ब्रिज में बहुत बुरी समझी जाती है, दिस इज द रीजन के बच्चों के ग्रेड नहीं आते। मैं आपको जो टिप्स दे रही हूँ वो कंप्यूटर के लिए नहीं दे रही, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स के लिए बता रही हूँ। आपकी कैम्ब्रिज की रिक्वायरमेंट ये होती है कि लेट्स सपोज अगर एक टॉपिक है, उस टॉपिक के जो कीवर्ड्स हैं, जैसे मैं रैंडम आपको आइडिया दे रही हूँ, जैसे देखो ये कीवर्ड है, ये अगर एक कीवर्ड है, तो आपके आंसर में कीवर्ड्स तो होने चाहिए, कीवर्ड्स तो सेम डिट्टो कॉपी होने चाहिए। बट जो आपका आंसर लिखने का स्टाइल है, इट इज रिकमेंडेड कि वो हर बच्चे का डिफरेंट होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, और जब जो जो कीवर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वो उनके आंसर में मौजूद हो, और उसके साथ कुछ वर्डिंग उनकी अपनी हो, ताकि आपको कैम्ब्रिज में मार्क्स भी मिले और आपके ग्रेड्स भी आए। आ रही बात समझ में? तो वर्ड बाय वर्ड आप कहो कि मैडम हाथ पकड़ के डिट्टो कॉपी आंसर हमें रट्टे लगवा देंगी, तो हम वो नहीं कर सकते। एक रीजन आपको मैंने ये बताई है। दूसरी रीजन, आपका जो टॉपिक होता है ना, आपके ये, अगेन आपके ये कैम्ब्रिज की रिक्वायरमेंट है, आप कोई भी टॉपिक कवर करते हो, तो आपका जो टॉपिक है, आप कभी भी उसको दो लाइंस में उसकी डेफिनेशन याद नहीं कर सकते, क्योंकि आपके टॉपिक का 360 का एंगल होता है।
आपको अपना टॉपिक 360 के एंगल से आना चाहिए। वो किसी भी एंगल से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी एंगल से। तो अगर आप सिर्फ 2 लाइनें याद करके गए होगे तो क्वेश्चन अगर जरा सा भी चेंज हो जाए तो बच्चा उसका आंसर नहीं लिख सकता। सो मेरी कोशिश है मेरी कोशिश है कि हम अपना टॉपिक इतना स्ट्रॉन्ग करें कि किसी भी एंगल से क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको आराम से प्रॉपरली अटेम्प्ट कर लें। सो मेरे क्वेश्चन थोड़े से डिटेल्ड होंगे। इंशाल्लाह कल तक आप लोगों के रिसोर्स पैक रेडी हो जाएंगे, आपको कल रिसोर्स पैक मिल जाएंगे। आपने उसकी तैयारी कैसे करनी होगी? अच्छा हाँ, इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने अपने नोट्स में जानबूझ के नहीं लिखी हैं, जानबूझ के मैंने उसमें ऐड नहीं किए हैं। वो जब मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ उस टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे जो मैं आपको साथ साथ लिखवाया करूंगी कि ये एक्स्ट्रा पॉइंट है या ये लेटेस्ट मार्किंग स्कीम में आया है, तो ये आप साथ साथ मेरे साथ लिखते जाओगे। सो कुछ पॉइंट्स मैं जानबूझ के बाद में खुद ऐड कराती हूँ, वो इसलिए कि मुझे उन पे जरा एम्फेसिस करना होता है। ठीक है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब रिसोर्स पैक आप लोगों के पास आ जाएगा तो आप लोगों के पास एक पेंसिल होनी चाहिए और एक हाईलाइटर होना चाहिए। आप लोगों ने पेन यूज नहीं करना, पेंसिल यूज करनी है और साथ में आपके पास हाईलाइटर होना चाहिए, ताकि जो पॉइंट मैंने आपको हाईलाइट कराना है वो आप मेरे साथ साथ हाईलाइट कराते रहोगे। तो पहले हमारे डिटेल नोट्स होते हैं। जब आप नोट्स कंप्लीट किया करोगे, ये हमारे नोट्स हैं जैसे, ये नोट्स कंप्लीट करेंगे उसके बाद अगर इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट तो आपको वर्कशीट्स मिलेंगी प्रैक्टिस के लिए उसी रिसोर्स पैक के अंदर। ये आपकी वर्कशीट होंगी प्रैक्टिस के लिए। इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट तो मैं वर्कशीट डालती हूँ, वरना नहीं। हम वर्कशीट से उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। आपकी वर्कशीट के साथ ही उसकी मार्किंग स्कीम भी होगी, तो आप साथ साथ मैच करोगे। जैसे ही आपके नोट्स, लेट्स सपोज हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, वर्कशीट्स भी कंप्लीट हो गई हैं, हमारे नोट्स वगैरह सारे कंप्लीट है। जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर हम उसके टॉपिकल्स पे आएंगे। ये हमारे पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, ये आपके उसी रिसोर्स बैंक में मौजूद होंगे। ये हमारे पास पेपर के क्वेश्चंस हैं। और एक और आप में से किसी बच्चे के मेरे ख्याल में मदर ने भी पूछा था कि हमारे जो पास पेपर के क्वेश्चन है वो कितने ईयर्स के हैं जो इसमें शामिल हैं। तो आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। आपके कुछ टॉपिक ऐसे हैं, उनमें से एक टॉपिक ये वाला भी है जो आप अभी देख रहे हो, नंबर सिस्टम। आपके कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ईयर 2000 तब तो आप पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ईयर 2000 से, उनमें से ये वाला टॉपिक भी है, वो आपके सिलेबस में शामिल है, ईयर 2000 से अभी तक शामिल है। तो जो आपके कुछ ऐसे हैं जो 2015 से इंक्लूड हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो 2021 से इंक्लूड हुए हैं। तो आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो जब जब आपके पेपर में इंक्लूड हुए हैं उस साल से लेके 2022 2023 तक के, बल्कि 2022 तक के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैंने ऑल वेरिएंट्स, वेरिएंट्स का मतलब पता है, ऑल वेरिएंट्स पता है ना? लाइक अगर आप पार्क स्टडी पेपर देते हो, या पार्क स्टडी का तो खैर एक ही वेरिएंट होता है, बट अगर आप मैथ फिजिक्स कंप्यूटर देते हो तो 3 वेरिएंट्स होते हैं, 1 1 1 2 और 1 3। लाइक आपके एक पेपर पे 3 डिफरेंट रीजन्स के पेपर्स होते हैं। तो आपके जो क्वेश्चन है वो सिर्फ पाकिस्तान के रीजन के नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी आपके रीजन्स हैं उन सब में इस टॉपिक पे अक्टूबर नवंबर और मई जून में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आज तक वो सारे आपके रिसोर्स बैंक में हैं। आप ये देख रहे हो, ये जो आपका क्वेश्चन है नंबर सिस्टम, ये टॉपिक ईयर 2000 से आपके सिलेबस में है। तो मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ, देखते जाओ सामने। ये तकरीबन आपके पास इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है 37 है शायद। आज तक 2000 से लेके 2022 तक 37 नहीं है बल्कि 38 है। ये 38 क्वेश्चन है जो ईयर 2000 से लेके अभी तक आपके पेपर में आए हैं। सही है। अच्छा, उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने जानबूझ के आपके रिसोर्स पैक में नहीं डाले, कुछ वो मैं आपको आपके टेस्ट में देती होती हूँ। तो जब मैं आपका टेस्ट बनाती हूँ तो उसमें कुछ चीजें रिसोर्स पैक में से आती हैं और कुछ आपकी रिसोर्स पैक से हट के आती हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि आपका जो पेपर होता है वो अनसीन क्वेश्चन बेस्ड होता है। तो फिर मैं जब आपको टेस्ट दिया करूंगी तो कुछ क्वेश्चन आपके इस टॉपिकल में से आया करेंगे, बट कुछ क्वेश्चन मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए रखे हुए हैं जो आप उनको अनसीन क्वेश्चंस की तरह सॉल्व किया करोगे जब हम टेस्ट दिया करेंगे, क्योंकि आपके पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो अनसीन है। तो आपके पहले, आपके रिसोर्स पैक में पहले आपके नोट्स हुआ करेंगे, नोट्स के बाद आपके उनके टॉपिकल क्वेश्चन हुआ करेंगे, और उसके बाद आपके पास उसकी मार्किंग स्कीम होगी। और मार्किंग स्कीम को आपने कैसे प्रिपेयर करना है, मार्किंग स्कीम का मतलब ये नहीं है कि आपको मैंने होमवर्क दिया और आपने बस पीछे से लिख के और आपने रट्टा मार के, या आपने पीछे से एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया। मैं आपको ये भी गाइड करूंगी कि आपको मार्किंग स्कीम से कैसे हेल्प लेनी चाहिए, आप किस तरह से मार्किंग स्कीम से हेल्प लेके
और आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया करोगे। सो ये छोटे से आपके एक ओवरऑल मैंने आपको व्यू दिया है कि हम किस तरह से पढ़ेंगे। और जब जब हमारा कोई टॉपिक खत्म हुआ करेगा, हम अपना सिलेबस खोल के उसको देखा करेंगे कि हाँ जी, चेक कर लो कि क्या हमारे सिलेबस में से कोई चीज रह तो नहीं गई जो हमने नहीं की। तो जब पूरा सिलेबस कवर हुआ करेगा, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो इस तरह से हम वन बाय वन जो है ना वो आगे जाएंगे। सो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे काम करेंगे। आपके रिसोर्स पैक इंशाल्लाह कल तक रेडी हो जाएंगे। मुझे बताएंगे जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं आपको समझ आई हैं, इज इट क्लियर? आप मुझे मैसेज में यस लिख सकते हो या डॉट डाल सकते हो खाली। ठीक है। सो आपको ओवरऑल आइडिया हो गया कि हम कैसे पढ़ेंगे। और आपको थोड़ी सी कोई सेटिस्फेक्शन हुई है कि हम सही जगह पे हैं, मतलब हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे और 100% ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्लियर होगी। इधर आप दोनों, आपको आइडिया हुआ हम कैसे पढ़ेंगे? ठीक हो गया। अब मुझे ना, मैं बार बार एक ही चीज आप लोगों को नहीं बोल सकती ना, तो आज फर्स्ट डे है, क्योंकि रिसोर्स पैक भी नहीं है, तो मुझे कुछ चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। देखो, पेपर में खास तौर पे ओ लेवल्स में ग्रेड लेना मुश्किल नहीं होता है। सिर्फ मुझे आप लोगों की इतनी हेल्प चाहिए। एक, अगर आप ऑनलाइन क्लास दोगे, अगर अगर आप तो घर के पास रहते हो ना, अगर आप मेरे घर के पास रहते हैं, इट इज रिकमेंडेड 100% कि आप मेरे पास आके क्लास लें। बट अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते हो, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोगों ने 100% आपकी अटेंशन जो है ना वो क्लास में होनी चाहिए। और मैं जब भी आपसे ऑन एंड ऑफ साथ साथ क्वेश्चन पूछूं तो मुझे इंस्टेंट रिप्लाई मिलना चाहिए आप लोगों की तरफ से। ठीक है। अच्छा, उससे ये होगा कि एक तो आपने लेक्चर लेना है 100% अटेंटिव होके। दूसरा, मैं आपको जैसे गाइड करूंगी, जितना होमवर्क दूंगी, जैसे मैं आपसे कहूंगी, आपने मेरे साथ साथ वैसे वैसे जो है उसको सब्जेक्ट को लेके चलना है। अगर आप अपने हिस्से की एफर्ट नहीं डालेंगे बीच में, आप सिर्फ क्लास अटेंड करोगे और बाकी अपने हिस्से की एफर्ट नहीं डालोगे, तो तब ग्रेड लेना जो है ना इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट। सो अगर आपने ग्रेड लेना है तो जैसे जैसे मैं गाइड करूंगी अपने वैसे वैसे काम करना है। अच्छा, मैं बड़ा रियलिस्टिक होके आपको होमवर्क भी दूंगी और आपको आपकी असाइनमेंट भी दूंगी। कीप इन माइंड कि भाई आप लोगों ने बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई इतना ज्यादा होमवर्क या इतनी ज्यादा असाइनमेंट्स दूंगी कि आप जो है वो दिन के 2 3 4 घंटे जो है वो आपने कंप्यूटर को देने हैं। मुझे स्टार्ट में आपके कंप्यूटर के लिए आई जस्ट रिकमेंड नीड योर, आप समझ लो 30 to 40 मिनट्स मिनिमम। मिनिमम मुझे आपके चाहिए। अगर आप मेरे सब्जेक्ट का होमवर्क जब आप करोगे, सो मिनिमम 30 to 40 मिनट से लेके 1 आवर्स कर लो। सही है। तो मिनिमम 30 to 40 मिनट से लेके 1 घंटा, 60 मिनट्स। उसमें क्या है, उसमें आप लोगों ने बेसिकली करना क्या है। अच्छा हाँ, एक चीज और, कभी टाइम थोड़ा कम ज्यादा होता है, बट एवरेज अगर हम निकालें तो आप सोचो अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 मिनट्स आपको चाहिए। बट वो आपने फिर डेली जो है वो स्पेंड करने होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम होगा। बाकी अगर आपने कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, जैसे ये क्वेश्चन है, लेट्स सपोज आपको ये क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आ रहा, आप इसकी स्क्रीनशॉट लें, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। और साथ एक बेशक ऑडियो मैसेज कर दें, साथ बेशक आप एक नॉर्मल मैसेज कर दें कि जी आप रिटर्न मैसेज या टेक्स्ट मैसेज कर दें। तो मैं कोशिश करूंगी कि रात को सोने से पहले मैं सारे मैसेज चेक करती हूँ, तो मैं आपको साथ साथ रिप्लाई करती रहूंगी। ठीक है। सो अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप मुझे बता सकते हो। वैसे मैंने सोचा था कि मैं आपको कुछ हल्का सा टॉपिक स्टार्ट कराऊंगी, बट मैं मुझे लगता है कि मैं आज ना कराऊं। कल तक रिसोर्स पैक आ जाएंगे तो कल मैं आप लोगों को प्रॉपर जो है वो स्टार्ट कराऊंगी। सो मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपको क्लियर हो गया कि हम कैसे पढ़ेंगे और किस तरह से पढ़ेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। शुएब, आपको बताती हूँ इधर आप दोनों की कोई क्वेरीज कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो। कल से इंशाल्लाह प्रॉपर फिर हम डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे। ठीक है। अच्छा, शुएब सिलेबस का ये है। शुएब ने पूछा है कि सिलेबस कब खत्म होगा। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकती। मैं जैसे जैसे, क्योंकि आप लोग ग्रुप में पढ़ रहे हो ना, तो ग्रुप में अगर किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो सम टाइम आपको कॉन्सेप्ट को रिवाइज सॉरी रिपीट करना पड़ जाता है। तो फिर मुझे कभी कभी कॉन्सेप्ट्स को रिपीट भी करना पड़ेगा। बट फिर भी अगर मैं आपको कहूँ तो मेरी कोशिश होती है, मैं मोस्टली फेब या मार्च तक अपना सिलेबस खत्म कर देती हूँ।
क्योंकि मुझे ज्यादा आप लोग चाहिए होते हो लास्ट के 2-3 मंथ्स में, उसमें मैं आपको ईयरली करवाती हूँ। और वो जो होता है ना, एक वो पॉलिशिंग करनी होती है बच्चे की। तो जो बच्चा जिस कॉन्सेप्ट में वीक होता है, तो फिर मैं उसकी वो पॉलिशिंग करती हूँ। तो आपकी खास तौर पे जो आपका स्पेशली पेपर 2 है, उसमें जितने आप ईयरली करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो सिलेबस इंशाल्लाह टाइम पे खत्म होगा, फरवरी मार्च तक खत्म। हो सकता है फरवरी के एंड तक खत्म हो जाए। सो मार्च और अप्रैल या मई का जो स्टार्टिंग का टाइम होगा, वो हम सारे का सारा ईयरलीज पे लगाएंगे। वो जो फाइनल टच होता है ना, सी ग्रेड से बी पे कैसे आते हैं, बी से ए पे कैसे आते हैं, ए से ए स्टार पे कैसे आएंगे, और इवन ए स्टार से डिस्टिंक्शन पे कैसे आएंगे। बाय द वे, आप लोगों का जो सेम सिलेबस है, ये जो रिसोर्स पैक मैं आप लोगों को दूंगी, इसी रिसोर्स पैक पे आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। किसी को अगर प्रूफ चाहिए हो तो मेरे पास प्रूफ पड़ा हुआ है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी वर्ल्ड डिस्टिंक्शंस भी हैं, रीजनल डिस्टिंक्शंस भी हैं, कंट्री वाइज डिस्टिंक्शंस भी हैं। तो उसमें यह है कि इन रावलपिंडी इस्लामाबाद भी डिस्टिंक्शंस हैं। तो अगर कोई बच्चे का एम डिस्टिंक्शन वाला है, तो वो भी मैं आपको साथ साथ गाइड करूंगी कि डिस्टिंक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ता है। सो अगर किसी को लगता है कि मेरी डिस्टिंक्शन मतलब वो उस लेवल का बच्चा है, तो आपको उस बच्चे के लिए भी ये रिसोर्स बैंक आपको हेल्प करेगा। तो एक एवरेज स्टूडेंट से लेके डिस्टिंक्शन तक के लिए ईच एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन योर रिसोर्स बैंक। ठीक है। तो जब मैं आप लोगों के टेस्ट वगैरह लूंगी ना मंथली, तो मुझे थोड़ा खुद भी आइडिया हो जाएगा, या वीकली। तो आप लोगों में से कौन सा बच्चा किस लेवल पे खड़ा है। तो मुझे अगर किसी बच्चे पे थोड़ा सा, आपका जब मैं टेस्ट देखूंगी, अगर मुझे फील हुआ ना थोड़ा सा भी किसी बच्चे के ऊपर कि इसकी ये डिस्टिंक्शन वाली प्रिपरेशन कर सकता है, तो फिर मैं आप लोगों को उस पर भी गाइड करूंगी। मुझे जिस बच्चे पे भी फील हुआ, तो मैं उसके लिए भी आपकी हेल्प करूंगी। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? श्वेत, आई होप सो कि क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। इधर तुम दोनों ने कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हो, नहीं पूछनी? अच्छा, बस ठीक है। आज इंजॉय करते हैं थोड़ा। वैसे मैंने इसके रिकॉर्डेड लेक्चर इसका भी ले लिया है। अच्छा, आपसे छोटी सी एक और रिक्वेस्ट है। सेंड मी योर जीमेल आईडी। आपने मुझे ग्रुप में अपने जीमेल आईडी भेजने हैं। तो मैं आप लोगों को, या मुझे सेपरेट ईमेल मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे। तो मैं गूगल ड्राइव में एक लिंक बनाऊंगी, और उसमें आपके रिकॉर्डेड लेक्चर डेली अपडेट हुआ करेंगे। और वो एंड ऑफ द डे, जिस दिन आपका आखिरी पेपर होगा, तब तक वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास रहेंगे। सो अगर कभी आगे जाके पीछे से कोई टॉपिक समझ नहीं आता, तो आप फिर वो रिकॉर्डिंग लेक्चर दोबारा सुन सकते हो। ठीक है। तो मुझे जीमेल की आईडी भेजनी है। चलो, आज के लिए इतना ही। आई होप सो के थोड़े छोटे मोटे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।